हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आई साइंस। सो आज मैं आपके सामने, जैसे कि आप देख सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 12th स्टैंडर्ड का 8th लेक्चर लेके आया, 8th वीडियो। 11th का एक लेक्चर था, उसको गिन के 9th होगा और प्रोबेबली आज हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंप्लीट हो जाएगा। ये वीडियो पे मैं आपका 12th का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आज कंप्लीट कर रहा हूँ, ठीक है। तो दो तीन छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो हम लोग देख लेते हैं। हमने लास्ट वीडियो में कैपेसिटर्स के जो न्यूमेरिकल्स थे वो मैंने सब करवाया आपको। आज भी इसमें जैसे मैंने कहा दो तीन टॉपिक है, छोटे छोटे तीन टॉपिक है। पहला टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट करंट, दूसरा टॉपिक है एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर और तीसरा टॉपिक है वेन डायग्राफ जनरेटर। तीन छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जिसे आज हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला टॉपिक, डिस्प्लेसमेंट करंट। अब डिस्प्लेसमेंट करंट, वैसे जब वर्ड हम लोग के दिमाग में करंट आता है ना, तो हम क्या सोचते हैं, कोई चार्ज मूव हो रहा होगा, है कि नहीं। अगर चार्ज जैसे इलेक्ट्रॉन, जनरली हम लोग इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं, वैसे इलेक्ट्रोलाइट्स होगा तो उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आयंस मूव करते हैं। लेकिन अगर हम लोग कंडक्टिंग वायर की बात करते हैं तो हम लोग के दिमाग में ये आता है कि करंट का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स मूव हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए वर्ड क्या, करंट के आगे वर्ड यूज हुआ डिस्प्लेसमेंट, मतलब ऐसा करंट जिसमें कोई चीज डिस्प्लेस हो रही है, मूव नहीं हो रही है। टू बी मोर प्रिसाइज, अगर प्रिसाइसली बोलो, कोई चीज मूव नहीं हो रही है, डिस्प्लेस हो रही है। अब करंट तो सिर्फ चार्ज की वजह से ही हो सकता है ना। इसका मतलब ये बताना चाह रहा है कि यहाँ जो करंट है ना, ये चार्जेस के डिस्प्लेसमेंट की वजह से, पूरा फुल मोशन नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट, मतलब अपनी जगह से शिफ्ट हो रहे हैं चार्जेस। उस शिफ्टिंग ऑफ चार्जेस से थोड़ा सा अपनी जगह से हटने की वजह से जो करंट बनता है उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। लोगों को ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है, क्लियर हो गया तो अच्छी बात है, क्योंकि अगर आगे एग्जाम में 2-3 मार्क के लिए एक्सप्लेन करें शॉर्ट नोट को तो आप एक्सप्लेन कर पाएंगे। अब ये डिस्प्लेसमेंट करंट हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ अ कैपेसिटर, ठीक है। तब देखिए, जैसे कि आप अपने सामने देख सकते हैं, मैंने एक सर्किट यहाँ ड्रॉ किया हुआ है। इस सर्किट में आपको डीसी सप्लाई हो रहा है, इधर डीसी सप्लाई वोल्टेज V। यहाँ पे एक कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर में हम लोग ने डाइलेक्ट्रिक, ये जो मैं ब्लू कलर का दिखा रहा हूँ वो डाइलेक्ट्रिक है, तो एक डाइलेक्ट्रिक यहाँ भरा हुआ है और हम लोग डीसी सोर्स सप्लाई कर रहे हैं। अब जब आप इसमें डीसी सोर्स स्टार्ट करेंगे, जैसे आपने की को टैप कर दिया, करंट फ्लो होना शुरू होगा, तो क्या होगा, एक करंट स्टार्ट होगा, जीरो से स्टार्ट होगा, धीरे धीरे बढ़ेगा। अब वो जो करंट स्टार्ट होकर फ्लो होना शुरू करेगा, वो सर्किट में फ्लो होना शुरू करेगा। ये डायरेक्ट, ये आपका जानते हैं, कन्वेंशनल डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक करंट का, तो करंट फ्लो होना शुरू करता है। लेकिन ये जो करंट फ्लो हो रहा है, चार्ज मूव हो रहा है, हम लोग देखते हैं कि सिर्फ एक्सटर्नल वायर में मूव होगा। आपके कैपेसिटर के अंदर, ये जो कैपेसिटर C है ना, इसके अंदर मूव नहीं होगा। क्यों, आप जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से। इसका कारण है कि कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक है, और डाइलेक्ट्रिक जो होता है वो तो भाई इंसुलेटर होता है, तो वहां पे तो चार्ज मूव नहीं हो सकता। तो इवन दो आपके एक्सटर्नल सर्किट में करंट मूव है, चार्जेस मूव हो रहा है, लेकिन आपके कैपेसिटर के अंदर देयर इज नो मोशन ऑफ चार्जेस, करंट इज नॉट फ्लोइंग बिकॉज देयर इज अ डाइलेक्ट्रिक। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपके चार्जेस है ना एक्यूमुलेट होंगे, ये आपने जानते हैं, दैट इज कॉल्ड एज चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर। तो जब हम डीसी सोर्स सप्लाई करेंगे तो धीरे धीरे चार्ज एक्यूमुलेट होना शुरू होंगे। अब ये आईसी क्या दिखा है, आईसी इज द कंडक्शन करंट, मतलब धीरे धीरे जब करंट बढ़ेगा तो एक टाइम आएगा कि करंट मैक्सिमम पहुंच जाएगा। ये जो मैक्सिमम करंट है ना, मैक्सिमम करंट, उसको हमने डिनोट किया है बाय आईसी कंडक्शन। जो एक्चुअली कंडक्ट हो रहा है सर्किट में, जो एक्चुअली मूव हो रहा है, चार्जेस जो मूव हो रहा है, उस वजह से जो करंट है उसको हमने नाम दिया हुआ है कंडक्शन करंट, ठीक है। अब जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पे चार्जेस डेवलप होंगे आपके प्लेट्स पे। अब आप देखिए साइड पे मैं आपको बताता हूँ, आपके प्लेट्स पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहे हैं एक साइड पे, और एक साइड पे नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे आपका डाइलेक्ट्रिक है। अब ये चीज तो मैंने आपको सिखाई है। क्या होगा, जब प्लेट्स के ऊपर, कंडक्टिंग प्लेट्स पे, जो कैपेसिटर के प्लेट्स हैं, अगर उस पे चार्ज प्लस क्यू और माइनस क्यू डेवलप होगा, तो इसका मतलब है इसके बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड E, जिसका डायरेक्शन है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, याद करिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब को क्या करेगा, पोलराइज करेगा। पोलराइज, ये चीज पोलराइज, हम लोग पोलराइजेशन में पूरा अच्छे से समझ चुके हैं।
तो जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो ये जो आपका डाइलेक्ट्रिक स्लैब है पोलराइज होता है। अब क्वेश्चन है भाई पोलराइज का मतलब क्या है? याद करिए हमारा पोलर डाइलेक्ट्रिक, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, नॉन पोलर में वो डिस्टॉर्शन होता है, मॉलिक्यूल का शेप बदलता है, याद आ रहा है? तो मॉलिक्यूल का शेप बदलता है। और पोलर में क्या होता है, वो सब जो डाइपोल वाले होते हैं मॉलिक्यूल, लेकिन वो रैंडम प्लेस होते हैं, तो अपनी जगह से शिफ्ट होके अलाइन होते हैं। तो वो जो अलाइनमेंट है, मतलब इसके अंदर एक साइड सब प्लस होगा, डाइलेक्ट्रिक में एक साइड सब माइनस होगा, वो कब होगा? जब अंदर के जो चार्जेस हैं वो अपने आप को थोड़ा सा शिफ्ट करेंगे। इसको हम बोलते हैं लोकलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट। लोकलाइज्ड मतलब चार्जेस आपके थोड़े से शिफ्ट होंगे, ऐसे शिफ्ट होंगे कि एक साइड पे अंदर प्लस हो जाएगा और दूसरे साइड पे अंदर एक माइनस होगा। मतलब अंदर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा जो इस आउटर इलेक्ट्रिक फील्ड को अपोज करता है। हम जानते हैं इस अंदर वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को बोलते हैं पोलराइजेशन फील्ड अंदर। लेकिन ये कब क्रिएट होगा? जब अंदर के चार्जेस थोड़े से अपने को शिफ्ट करेंगे, डिस्प्लेस करेंगे। ये जो थोड़े से शिफ्ट हो रहे हैं ना, जो डिस्प्लेस हो रहे हैं, उसी को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट, डिनोटेड बाय ID। देखिए मूव नहीं हो रहे आपके चार्जेस, मूव नहीं हो, लेकिन अपनी जगह से तो हिले ना। तो अगर चार्जेस अपनी जगह से हिले, शिफ्ट हुए, थोड़ा भी हुए, तो करंट का डेफिनेशन क्या है? चार्ज मूव होना चाहिए। मूव मतलब अपनी जगह से मूव, शिफ्ट होना चाहिए। डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या? अपनी जगह से पोजीशन, अपनी जगह से चेंज किया। तो चेंज किया तो मूव, तो थोड़ा तो मूव होएंगे। वो जो थोड़ा सा भी मोशन हुआ ना, उसको हम बोलते हैं भाई करंट हो गया भाई, क्योंकि चार्ज तो मूव हुआ है, किसी वजह से भी हुआ है, पोलराइजेशन की वजह से हुआ, उसने अपने आप को थोड़ा सा शिफ्ट किया हुआ है। उस थोड़े से शिफ्टिंग में आपको पता है कितना शिफ्ट होता है? मैंने आपको बताया था अराउंड द डायमीटर ऑफ एटम उतना ही डिस्टेंस से शिफ्ट होता है। डायमीटर ऑफ एटम कितना होता है? 10⁻⁻14 मीटर इतना होता है। इतने से ही शिफ्टिंग होता है। आप जस्ट इमेजिन करिए, इतने थोड़े से भी शिफ्टिंग से, और फिर शिफ्ट होके वो फिर स्टेशनरी हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि घूमते रहते हैं, स्टेशनरी। वो थोड़े से जो शिफ्ट हुए ना, उसी को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। तो मेरे ख्याल से आपको ये वर्ड जो डिस्प्लेसमेंट करंट क्यों नाम दिया गया है, आपको समझ में आ गया होगा। ये आपको कैपेसिटर के अंदर यहाँ देखने को मिलता है। तो क्या हर जगह हर पास कैपेसिटर में ही देखने को? नहीं। डिस्प्लेसमेंट करंट का अगर आप एक्चुअली डेफिनेशन करेंगे ना, पढ़ेंगे कहीं से, तो आपको बताया जाएगा कि इट इज नॉट नेसेसरी ओनली कैपेसिटर। कैपेसिटर एक मीडियम है डिस्प्लेसमेंट करंट प्रोड्यूस करने का, लेकिन आप स्पेस में कहीं भी डिस्प्लेसमेंट करंट जनरेट कर सकते हैं, प्रोवाइडेड देयर इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड d/dt। देखिए हमारा करंट जब बढ़ रहा था तो चार्जेस जो यहाँ पे डेवलप हो रहे थे वो भी बढ़ रहे थे। जब चार्जेस डेवलप जो बढ़ रहे थे उसकी वजह से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो जनरेट हो रहा था वो भी इंक्रीज हो रहा था। So that there was an increase in the electric field। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होता है ना किसी भी जगह पे, यहाँ तो कैपेसिटर का प्लेट से स्पेस में कहीं भी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होगा ना विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, याद रखिएगा वहां पे डिस्प्लेसमेंट करंट देखने को मिलेगा। ये जनरलाइजेशन किया मैंने। हम लोग कैपेसिटर पढ़ रहे हैं तो मैंने आपको कैपेसिटर के सब समझा दिया है, लेकिन इट कैन बी जनरलाइज्ड कि इन स्पेस एनीवेयर यू कैन ऑब्जर्व electric displacement current provided there is a change in the electric field with respect to time, rate of change of electric field। तो ये मैंने आपको कंसेप्ट समझाया। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये जो हमारा IC है और हमारा जो ID है, हाँ इनके बीच में क्या रिलेशन है। मैं आपको बताने वाला हूं कि भाई IC और ID इनके बीच में कुछ रिलेशन होना चाहिए ना, क्योंकि दोनों तो एक ही सर्किट के अंदर ही है। एक चलो सर्किट एक्सटर्नल सर्किट में और एक अंदर है कैपेसिटर में, लेकिन कुछ तो उनके बीच में रिलेशन होगा। देखते हैं क्या रिलेशन होगा। उसके लिए हमको जाना पड़ेगा डेरिवेशन में, जहाँ पे हमने कैपेसिटर विथ डाइलेक्ट्रिक किया था। कैपेसिटर विथ डाइलेक्ट्रिक मैं आपको याद दिलाता हूँ, वहाँ पे हमने E लिखा था विच इज Q/A K एप्सिलॉन नॉट। आपको देखना पड़ेगा
वहाँ किया, वहाँ कैपिटल क्यू है, स्मॉल क्यू, देखो यहाँ स्मॉल क्यू है इसलिए मैं लिखा, वहाँ शायद उन्होंने कैपिटल क्यू यूज किया होगा, दैट्स ओके। तो ये हो जाएगा स्मॉल क्यू इज क्रॉस मल्टीप्लाई ए के एप्सिलॉन नॉट ई। Now differentiating derivative, I'm talking about derivative, differentiating with respect to t. So dq by dt is equal to a k epsilon naught constant है, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है, d by dt derivative. Now dq by dt is nothing but your current which is flowing in the actual IC, a k epsilon naught d by dt. So d by dt है, तो इसको यहाँ ले आओ, IC अपॉन a k epsilon naught is equal to d by dt. अब ये सब तो कांस्टेंट है, so can I say d by dt is proportional to the conduction current? Yes, because all these are constant. A constant है, प्लेट का एरिया से कांस्टेंट है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k भी कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट का तो कांस्टेंट वैल्यू है, देयरफॉर द रेट ऑफ चेंज ऑफ ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है प्लेट के बीच में, वो इस करंट पे डिपेंड करेगी। जितना ज्यादा कंडक्शन करंट होगा उतना ज्यादा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा पर यूनिट टाइम। और अभी मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया, आपका जो आईडी है डिस्प्लेसमेंट, वो किस पे डिपेंड करता है, वो आपके d by dt पे डिपेंड करता है। जैसे जैसे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होता रहेगा आपका आईडी भी चेंज होगा। इसका मतलब क्या हम बोल सकते हैं therefore ID is proportional to IC? Yes, we can say in simple terms that displacement current is equivalent to conduction current. क्यों? क्योंकि उनके कॉमन कौन, उनके बीच में कॉमन d by dt है। जो करंट एक्सटर्नल सर्किट में IC है उसी को इक्विवेलेंट ID है इनसाइड द कैपेसिटर। हालांकि उसका वैल्यू कम है लेकिन वो इक्विवेलेंट उतना ही है क्योंकि दोनों को ये कॉमन फैक्टर रिलेट करता है, ज्वाइन करता है। सो इन प्लेस ऑफ IC यू कैन आल्सो राइट ओवर हियर ID is equal to a k epsilon naught d by dt, ऐसा भी लिख सकते हैं। मैं ये नहीं बोलूंगा कि दोनों का वैल्यू सेम है, लेकिन मैं जरूर ये बोलूंगा कि दोनों इक्विवेलेंट हैं, क्योंकि जितना इलेक्ट्रिक फील्ड IC से बनता है उसी इलेक्ट्रिक फील्ड से ID बनता है। जिस IC से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है उसी इलेक्ट्रिक फील्ड से ID भी जनरेट हो रहा है, सो दे बिकम इक्विवेलेंट। बस इतना सही है आपके लिए कंसेप्ट जिसका नाम है डिस्प्लेसमेंट करंट। तो आई थिंक आपको ये टॉपिक, ये पार्ट जो है क्लियर हो गया होगा। कोई पूछेगा तो अच्छी तरह आप समझा सकते हैं, है कि नहीं? तो ये पार्ट मैंने कंप्लीट किया। अब मैं इसका नेक्स्ट टॉपिक, सेकंड टॉपिक, वो भी छोटा सा टॉपिक है। उस टॉपिक का नाम है एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। नेक्स्ट टॉपिक मैंने बोला इसमें 3 टॉपिक हमको पढ़ने का है, तो मैं नेक्स्ट टॉपिक पे जा रहा हूं, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। डायग्राम तो सेम ही है, थोड़ा बहुत मैंने एक्स्ट्रा डाल दिया है, अपने टेक्स्ट बुक में ये नहीं दिया उन्होंने की हटा दिया है। चलो मैं भी की हटा देता हूँ, कैपेसिटर में की नहीं दिखा है, नॉर्मल भी नहीं दिखा है, इन्होंने डाइलेक्ट्रिक भी नहीं दिखाया है, तो वो नहीं दिखाना है तो भी नहीं दिखाते, टेक्स्ट वाला नहीं दिखा इसमें। लेट्स रिमूव दैट आल्सो। ओके, अब इसका डेरिवेशन है, लेकिन इसके पहले जब मैंने आपको कैपेसिटर इंट्रोड्यूस किया था ना, तो मैंने आपको उसी दिन सबसे पहला मेरा स्टेटमेंट क्या था कैपेसिटर का, भाई कैपेसिटर का इंपॉर्टेंस क्या, हम क्यों पढ़ते हैं कैपेसिटर। और मैंने उस समय आपको बताया था कैपेसिटर स्टोर्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्या फायदा, वो स्टोर करता है, फिर जब भी जरूरत होगी तो उससे हम एनर्जी ले सकते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वो बाय डिस्चार्ज ऑफ कैपेसिटर। उसमें क्या होता है ना, कैपेसिटर डिस्चार्ज होता है, तो जब डिस्चार्ज होगा तो आप वो इलेक्ट्रिक एनर्जी यूज कर सकते हैं।
तो कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करता है। तो हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे कि जो हम लोग बात कर रहे थे ना कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करता है, तो भाई उस कितना करता है, कैसे पता चलेगा कितना किया है, क्या कोई फॉर्मूला है क्या? हाँ, उसका एक फॉर्मूला है। उस फॉर्मूला से हम पता कर सकते हैं कि किसी कैपेसिटर में कितना एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर हो सकता है। हम वो चीज़ देखने वाले हैं। अब यहाँ पे एक और चीज़ है जो हम लोग ने ऑलरेडी समझा हुआ है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर हो रहा है ना, वो कुछ ना कुछ आपके पोटेंशियल जैसा ही है। मतलब जब आपको कोई चीज़ एनर्जी स्टोर करनी होती है ना, तो बिना वर्क डन के नहीं हो सकता। ये बात क्लियर रखिए अपने दिमाग में। अगर आपका कहीं भी एनर्जी स्टोर करना है तो वर्क डन तो करना पड़ेगा, बिना वर्क डन किए एनर्जी स्टोर नहीं होती। तो देखते हैं इसमें कौन सा वर्क डन करना है, क्या वर्क डन करने से एनर्जी स्टोर हो जाएगी, है कि नहीं, ये देख लेते हैं। तो देखिए, तो यहाँ पे वही चीज़ है, आपका एक डीसी सोर्स है, वोल्टेज V है, ये कैपेसिटर है, कैपेसिटेंस C है। तो यहाँ पे हम लोग इसको स्टार्ट किए चार्जिंग करने को। तो हम जानते हैं कि बाहर तो करंट फ्लो होगा, लेकिन अंदर करंट नहीं फ्लो होगा। अंदर यहाँ पे चार्ज डिपॉजिट होगा, चार्ज होगा, उसको बोलते हैं चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर। अब कैपेसिटर के अंदर कुछ नहीं हो रहा है, मतलब करंट फ्लो नहीं हो रहा है, चार्जेस आर नॉट मूविंग। अब यहाँ पे एक बैटरी को क्या करना पड़ रहा है पता है? बैटरी को यहाँ पे प्लस जमा करना पड़ रहा है और यहाँ माइनस जमा करना पड़ रहा है। अब ये माइनस कैसे जमा करेगा? वो माइनस यहाँ से लेगा, इस प्लेट से लेगा, यहाँ से लाके इधर रखेगा। अब देखो, पॉजिटिव में से नेगेटिव निकालना थोड़ी कोई आसान काम है, क्योंकि पॉजिटिव में से आप नेगेटिव निकालेंगे तो अनलाइक चार्ज तो अट्रैक्ट करता है, और बैटरी को फिर भी नेगेटिव यहाँ से लेके उधर ले जाना है, तो वर्क करना पड़ेगा। एक दूसरा, अब जब ये मूव करके यहाँ पे ला रहा है नेगेटिव, तो वहां तो ऑलरेडी नेगेटिव है। आप नेगेटिव की जगह पे और नेगेटिव डालेंगे तो लाइक चार्जेस तो रिपेल करेगा, तो वापस बैटरी को वर्क करना पड़ेगा उस लाइक चार्जेस का जो फोर्स है, रिपल्शन फोर्स, उसके अगेंस्ट। तो यहाँ से निकालते समय अट्रैक्टिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, और यहाँ पे डिपॉजिट करते समय रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। तो दो बार वर्क करना पड़ रहा है, एक बार यहाँ से नेगेटिव निकालने का और दूसरी बार इस दूसरे प्लेट में नेगेटिव चार्ज डालने का, दोनों टाइम वर्क करना पड़ रहा है। तो ये जो वर्क करना पड़ रहा है ना, वही वर्क स्टोर हो जाएगा उस पैरेलल प्लेट में, उस कैपेसिटर में, इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, दैट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और फिर वो कभी भी यूज कर सकते हैं, बाय डिस्चार्जिंग द कैपेसिटर वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को आप यूज कर सकते हैं। यही कैपेसिटर का इंपॉर्टेंस है। तो चलिए फॉर्मूला देखते हैं कैसे डिराइव होगा। तो सपोज एट एनी टाइम t, at any time t, q is the charge at capacitor. Suppose at any time t, q charge है deposit, है ना, वोल्टेज v है। नाउ एडिशनल, सपोज हम लोग को एडिशनल स्मॉल अमाउंट dq चार्ज, स्मॉल अमाउंट ऑफ dq चार्ज बैटरी को इधर अप्लाई करना है, मतलब उसको वहां पे इस प्लेट पे लगाना है, मतलब यहां से लेके यहां पे डिपॉजिट करना है, तो वर्क करना पड़ेगा। तो वो जो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क करना पड़ेगा ना, अगेंस्ट दिस पोटेंशियल डिफरेंस, आपको पता है वर्क डन इज इक्वल टू VQ, तो स्मॉल वर्क डन विल बी V into DQ. Now what is the formula for capacitance? It is Q by V. So what is V is equal to, can I say Q by C? So dW is equal to V की जगह अभी मैंने स्मॉल q लिखा है, तो स्मॉल q by C into dq. This is the small amount of work. Now total work done, big W, will be the integration of dW, सब छोटे 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 वर्क डन को ऐड करने का, that is integration of q by C dq. और मुझे चार्ज ऐड करना है ना, सब चार्ज जमा करना है, स्टार्टिंग में 0 और मैक्सिमम कहाँ तक जाना है, कैपिटल Q तक। मुझे अपना चार्ज स्टार्टिंग में 0 था, कुछ भी चार्ज नहीं था, बढ़ाते बढ़ाते मैक्सिमम कहाँ तक जाना है, मुझे इधर Q तक जाना है। सो दैट इज माय इंटीग्रेशन, है ना। अब आपका C जो है बाहर आ जाएगा, 1/C इंटीग्रल 0 to Q,
क्यू डी क्यू। एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाई टू, तो यहाँ हो जाएगा 1/c क्यू स्क्वायर बाई टू विद इन द लिमिट 0 to q। तो ये तो 0 से ये आएगा, तो आएगा 1/c q square by 2, so you can write it 1/2 q c q square, c q square, that is your energy which can be represented by u, electrical energy। क्योंकि एक तरह का पोटेंशियल ही है तो उसको हम लोग u लिख सकते हैं, हाफ सी क्यू स्क्वायर, है कि ओके। अब हम लोग जानते हैं कि ये फॉर्मूला है ना c इज इक्वल टू क्यू बाई वी, तो इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, हाफ सी वी, कैन बी राइट हाफ सी वी और हाफ सी वी स्क्वायर। अभी देखो यहाँ पे हम लोग सपोज q हटाना है, तो q हटाना है तो सी वी स्क्वायर हो जाएगा, हाफ q स्क्वायर बाई टू, एक ये फॉर्म हो जाएगा, विल गो विद अदर फॉर्म qv, विल गो विद qv। तो c की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं q बाई वी, आई जस्ट राइट इट हाफ, c की जगह लिखूंगा मैं q बाई v। अरे यहाँ गलती हो गया, एक मिनट, मैंने c ऊपर लिख दिया, वही बोला कहाँ गलती हो गया मुझसे, c नीचे था मैंने c ऊपर लिख दिया, सब गलत हो गया, आई एम वेरी सॉरी। हाफ q स्क्वायर बाई c, मैंने c ऊपर लिख दिया था, मेरे से गलती हो गई, हाफ q स्क्वायर बाई c, दिस इज इन टर्म्स ऑफ q एंड c। अभी किसी को सपोज v के फॉर्म में q नहीं चाहिए, मुझे c और v में चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं, देखिए आप q स्क्वायर को लिख सकते हैं c स्क्वायर v स्क्वायर, है ना, तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, हाफ c स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन c, एक c कट जाएगा, तो और फॉर्म हो गया हाफ सी वी स्क्वायर, दूसरा फॉर्म निकला, ये भी एक और फॉर्म है। अगर सपोज आपको c नहीं चाहिए तो c की जगह आप लिख सकते हैं q बाई वी, इधर लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा हाफ q बाई वी इंटू वी स्क्वायर, एक v कट जाएगा, तो आपको एक और फॉर्म मिलेगा हाफ q v। ये तीन फॉर्म में आप अपना इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो कैपेसिटर में स्टोर हुआ है ना, वो इसको तीन तरीके से लिखा जा सकता है, हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी, हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ क्यू वी। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछते हैं 1 मार्क का, ऐसे ही मतलब क्या पूछेंगे, बोलेंगे वो लोग आपसे ऐसा बोलेंगे, देखिए ये जो वर्क डन हो रहा है ना, वर्क डन, उसका फॉर्मूला है QV, है कि नहीं, आपने टोटल चार्ज Q डिपॉजिट किया अगेंस्ट पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ V, तो टोटल वर्क डन तो वैसे QV होना चाहिए, लेकिन आपको जो एनर्जी स्टोर हुई कैपेसिटर में वो तो हाफ QV आ रहा है, जबकि वर्क डन तो आपने QV का किया हुआ है, मतलब बैटरी ने जो वर्क डन किया है वो QV किया है, लेकिन एनर्जी कितनी डिपॉजिट हुई कैपेसिटर पे, हाफ QV। भाई ऐसा क्यों, व्हाई, रीजन, आंसर है बिकॉज हाफ, आधा क्यों हो गया, क्योंकि जो आधा बचा है ना वो लॉस हो गया इन द फॉर्म ऑफ हीट, इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस, इस सर्किट में से वो लॉस हुआ है। ये पूछ सकते हैं कि work done by the source is QV, but the energy stored in the capacitor is not QV, it is only half QV. Why? So that is the answer that we can give. So this is all about our energy stored in the capacitor. ये तीन फॉर्मूला है जो आपको डिराइव करना है, छोटा सा डेरिवेशन है, आराम से हो जाएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक और लास्ट टॉपिक है वेन डे ग्राफ जनरेटर। वेन डे ग्राफ जनरेटर है प्लस हम लोग एक दो फिर न्यूमेरिकल भी इसका देख लेंगे। तो चलिए वेन डे ग्राफ जनरेटर ड्रॉ करना पड़ेगा, तो चलिए देख लेते हैं वेन डे ग्राफ जनरेटर। तो देखिए मैंने आपके सामने वेन डे ग्राफ जनरेटर ड्रॉ किया हुआ है, तो ये थर्ड पार्ट है। यहाँ पे मैंने उसका प्रिंसिपल लिखा है, बड़ा लंबा प्रिंसिपल एग्जाम में पूछते हैं, तो मैंने जो टेक्स्ट बुक का वर्डिंग से लिखा है वो मैं आपको समझाऊंगा और बाद में हम लोग सम देखेंगे, बाद की बात है। पहले वेन डे ग्राफ जनरेटर, वेन डे ग्राफ जनरेटर बनाया था वेन डे ग्राफ ने, इसलिए उसके ऑनर में है। ये बनाया गया था, डिजाइन किया गया था 1931 में। 1931 में ये जनरेटर, ये डिवाइस बनाया था किसने, वेन डे ग्राफ ने।
इस जनरेटर का क्या खासियत है? इस जनरेटर का ये खासियत है कि ये बहुत ही हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट कर सकता है। कितना हाई? 10⁻⁷ volts, that is 10 million electron volts। इतना हाई पोटेंशियल जनरेट कर सकता है ये वैन डे ग्राफ। क्या फायदा इसका? ये फायदा है कि आप जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं ना, उनको इस हाई पोटेंशियल से एक्सेलरेशन देके एक हाई एनर्जेटिक पार्टिकल बना सकते हो उससे। वो एक हाई एनर्जेटिक, वो जो आपके चार्ज पार्टिकल्स है ना, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, ये सब चार्ज पार्टिकल्स, उनको जब आप इतने हाई पोटेंशियल में डालेंगे तो उनको बहुत हाई एनर्जी, वो लोग एक्सेलरेट करेंगे विद अ वेरी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी। अभी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी का किधर यूज करेंगे? बहुत जगह यूज कर सकते हैं। आप इलेक्ट्रॉन्स को यूज कर सकते हैं प्रिजर्वेशन में, फूड का जो प्रिजर्वेशन होता है वहां पे यूज कर सकते हैं, आप जानते हैं प्रिजर्वेशन। फिर टू प्रोड्यूस रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स, न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर स्टडी करने के लिए यूज कर सकते हैं। आप न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए, डिसइंटीग्रेट करने के लिए यूज कर सकते हैं। आप न्यूक्लियर रिएक्शंस में, आप समझ सकते हैं कितना जो हमारा जो मॉडर्न फिजिक्स है, जो आज का नया डेवलपमेंट है, उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है ये वैन डे ग्राफ जनरेटर। बहुत ही बड़ा रोल प्ले कर सकता है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट डिवाइस है। मतलब वो जो 50 पार्टिकल्स इतने हाई स्पीड से आते हैं और जिस टारगेट को मारते हो उसको ब्रेक कर देते, इतनी हाई एनर्जी होती है उसमें। हाई पोटेंशियल की वजह से उसमें जो काइनेटिक एनर्जी डेवलप होती है इतनी हाई होती है कि जिस टारगेट को, उनको टारगेट दिया जाता है हिट करने को, जिस टारगेट को हिट करेंगे उसको फोड़ डालते हैं। और फिर आप उसका जो भी, जैसे रेडियो एक्टिव आइसोटोप बनाना है, ब्रेक करना है, न्यूक्लियर रिएक्शंस करना है, आपको स्टडी करना है स्ट्रक्चर, और एक और तो मैंने आपको बोला फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, उधर भी काम आ सकता है वो प्रिजर्वेशन। चलिए डिवाइस में आपको बताता हूँ। ये 3 प्रिंसिपल मैं जैसे जैसे एक्सप्लेन करूंगा ना, वहां पे मैं आपको ये प्रिंसिपल बता दूंगा। अब देखिए आपका डिवाइस कैसा है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे एक पुली है, देख रहे हैं P1 P2 पुली है, और इस पे बेल्ट घूम रहा है, एक पट्टा घूम रहा है सर, बेल्ट। तो ये पुली है P1 P2, उस पे बेल्ट घूमता है, गोल 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 पट्टा। जैसे आपने देखा जब कोयले का खान होता है ना, वहां पे भी सब पट्टा गोल गोल घूमता है, कोयला डालते हैं, कोयला जाता है, सब पट्टा गोल गोल। तो यहाँ पे कैसा पट्टा है। अब ये पट्टा जो बनता होता है इंसुलेटिंग रबर या सिल्क का बना होता है। ये बेल्ट है, बी जो बेल्ट यहाँ डिनोट किया गया हमने, ये पुली है, ये बेल्ट है, कन्वेयर बेल्ट जो गोल गोल घूमता है। अब यहाँ पे आपके 2 ब्रश है, एक है ब्रश ए विच इज स्प्रे ब्रश, ये स्प्रे करता है, और ये कलेक्टर ब्रश है सी। ये जो स्प्रे ब्रश है ये बहुत हाई डीसी सप्लाई को कनेक्टेड है, पॉजिटिव 50 किलोवोल्ट डीसी सप्लाई, मतलब वेरी हाई अमाउंट ऑफ, मतलब हाई पोटेंशियल है इसका इधर, ठीक है। अच्छा, ये जो आपका कलेक्टर ब्रश है देन कनेक्टेड टू अ हॉलो डोम शेप्ड डी, डोम शेप हॉलो कंडक्टर, ये डोम शेप हॉलो कंडक्टर है, और ये जाके कनेक्ट होता है आपका आई को, या ई को हम बोल सकते हैं, इवैक्यूएटेड है, मतलब खाली है, कुछ नहीं है उसमें, इवैक्यूएटेड एक्सेलरेटिंग ट्यूब है। यहाँ पे आपका जो भी पार्टिकल आपको डालना है यहाँ से इंट्रोड्यूस करने का, जैसे कि इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, वो यहाँ से इंट्रोड्यूस किया जाता है, आयन सोर्स। अच्छा, इस पूरे को हम लोग एक स्टील वेसल से पूरा ढक देते हैं, पूरा बंद करते हैं स्टील वेसल से। वो स्टील वेसल से जो बंद करते हैं थोड़ा सा उसमें नाइट्रोजन डालते हैं हाई प्रेशर में, और थोड़ा फ्रीऑन गैस डालते हैं। ये सब का मैं आपको रीजन दूंगा ऐसा क्यों करते हैं। तो ये बेसिकली आपका, आप समझ सकते हैं कंस्ट्रक्शन है आपका वैन डे ग्राफ जनरेटर, ठीक है। अच्छा, एक और है इधर, एम आपका प्लेट है, एम प्लेट है, यहाँ से ये इसका दूसरा एंड जो है अर्थिंग, इधर अर्थिंग किया हुआ है इसको, एम को दूसरे एंड से यहाँ से, ठीक है। तो ये मैंने आपको कंस्ट्रक्शन समझाया। अब मैं स्टार्ट करता हूँ। तो स्टार्ट कैसे होता है, ये बेल्ट चालू होगा घूमना, ये बेल्ट घूमना चालू करेंगे, एक मोटर होता है, मोटर डायग्राम में नहीं दिया है, ठीक है। इसमें 2 चीज नहीं दी है, एक तो मोटर, याद रखिए मोटर नहीं दिया, लेकिन आपको मेंशन करना पड़ेगा कि मोटर से आपका बेल्ट चालू होगा, बोलना पड़ेगा मोटर इज नॉट शोन द डायग्राम। अब ये बेल्ट चालू होगा, उसी समय आप क्या करेंगे, आप यहाँ का पावर सप्लाई चालू करेंगे, डीसी पावर सप्लाई।
तो ये पॉजिटिव से कनेक्टेड, पॉजिटिव चार्ज आएगा, हाई एकदम हाई पोटेंशियल का पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब ये यहाँ से निकलना चाहता है तो ये स्प्रे करेगा, ये ब्रश जो है यहाँ से पॉजिटिव चार्ज इस बेल्ट पे स्प्रे करेगा, ये बेल्ट ऊपर लेके जाएगा, देखिए बेल्ट ऊपर ले जा रहा है, ऊपर ले जा रहा है, सी कलेक्टर ब्रश उसको कलेक्ट करेगा। तो ये पहला प्रिंसिपल हो गया, फेनोमेना ऑफ कोरोना डिस्चार्ज। ये जो डिस्चार्ज है ना पॉजिटिव चार्जेस, उसी को बोलते हैं। ये कोरोना मतलब वो कोरोना नहीं, कोविड नहीं, इसको कोरोना डिस्चार्ज बोलते हैं। एक्शन ऑफ शार्प पॉइंट्स, मतलब शार्प पॉइंट से यू आर स्प्रेइंग दोस पॉजिटिव चार्जेस, इसी का फर्स्ट प्रिंसिपल है। देखिए फर्स्ट प्रिंसिपल मैं आपको बता दिया। अब ये पॉजिटिव चार्ज ऊपर गया, ब्रश ने कलेक्ट किया, कलेक्ट करके उसने यहाँ पास ऑन किया, तो ये डोम शेप हॉलो है ना, इसको पास ऑन होता है, स्टार्ट गेटिंग पास। तो ये यहाँ पे पास ऑन हो गया। अब यहाँ पे पास ऑन हो गया तो ये धीरे धीरे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ये आपका सेकंड वाला देखिए, चार्ज गिवन टू हॉलो कंडक्टर, ये जो डी हॉलो कंडक्टर इज ट्रांसफर टू इट्स आउटर सरफेस एंड डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली। सेकंड प्रिंसिपल, ये सब प्रिंसिपल्स बता रहा हूँ। तो ये जो आपने डोम शेप स्ट्रक्चर पर डी को दिया है ना, कंडक्टर को, हॉलो को, ये धीरे धीरे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है। अच्छा, इसमें एक और चीज, ये पूरा का पूरा एक पिलर पे खड़ा है, ये पिलर डायग्राम में नहीं दिया है, ये दो चीज नहीं दिया, मोटर नहीं दिया, और जिस पिलर पे खड़े हैं ये पूरा पिलर भी डायग्राम में नहीं बताया, ऐसा मेंशन कर सकते हैं हम लोग। तो ये मैंने आपको सेकंड प्रिंसिपल समझा। अब धीरे धीरे क्या होगा, चार्जेस बढ़ता जाएगा, चार्जेस जैसे जैसे बढ़ेगा मतलब पोटेंशियल बढ़ेगा। अब ये पोटेंशियल या चार्जेस किसको कनेक्टेड, ये ई को कनेक्टेड है, तो यहाँ पे एक्यूमुलेशन होना शुरू होगा, ये सब चार्ज का पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। तो तीसरा है, इफ चार्ज इज कंटिन्यूअसली सप्लाइड टू इंसुलेटेड इधर metallic conductor, the potential of the conductor goes on increasing, यहाँ पे इंक्रीज होता है। अच्छा, मेरे को एस का बताना था, एस का क्या फायदा है, एस का यूज किया ना स्टील वेसल का, कि या जो चार्जेस जो इधर एक्यूमुलेट हो रहे हैं ना वो लीक नहीं होने चाहिए, उसको इंसुलेट करने के लिए हम लोग एक स्टील वेसल लेते हैं, उसके अंदर नाइट्रोजन हाई प्रेशर में फ्रीऑन, जिससे कि अच्छा सा इंसुलेशन हो जाए, ये जो चार्जेस, जो हाई अमाउंट ऑफ चार्जेस जो कलेक्ट हो रहे हैं वो लीक ना हो जाए, लीक ना हो उसके लिए स्टील वेसल, ठीक है। अब ये सब चार्जेस इधर आके सप्लाई होते हैं और पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर गोज ऑन इंक्रीजिंग। ये थर्ड प्रिंसिपल है। अगर आपसे कोई पूछेगा व्हाट आर द प्रिंसिपल ऑफ वेन डायग्राफ जनरेटर, आपको ये 3 पॉइंट लिखना पड़ेगा। मैंने आपको ये 3 पॉइंट जैसे जैसे एक्सप्लेन किया ना, उसके हिसाब से मैंने आपको ये 3 पॉइंट समझा, उसी समय उसके हिसाब से, तब आपको अच्छे से समझ। ऐसे मैं पहले से बता देता तो आपको नहीं समझ में आता, लेकिन जैसे जैसे मैंने आपको वर्किंग समझाया उसके हिसाब से मैंने आपको स्टेप वाइज उसके तीनों प्रिंसिपल समझाए। अब क्या होगा, ये पूरा का पूरा पोटेंशियल यहाँ जमा हो जाएगा, हाई पोटेंशियल, कितना, वही 10 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पॉजिटिव हाई पोटेंशियल यहाँ पे जमा हो जाता है, हाई पोटेंशियल। अब जस्ट इमेजिन, पॉजिटिव है, आप एक प्रोटॉन या ड्यूटेरियम जो पॉजिटिव चार्ज है वो यहाँ सोर्स, इधर उसको आप इंट्रोड्यूस कर दीजिए, क्या होगा, रिपेल करेगा, और कितना हाई अमाउंट ऑफ जो फोर्स होगा ना, रिपल्सिव फोर्स इतना ज्यादा होगा कि वो जो आपका पॉजिटिव चार्ज एक हाई एक्सेलरेशन से मूव करेगा, हाई एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इन मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, उसका वो काइनेटिक एनर्जी यहाँ से पास ऑन होगा और फिर टारगेट होगा, उसका एक टारगेट पे होगा, वो टारगेट पे जाके वो हिट करेगा उस एनर्जी से। और जब वो उस एनर्जी से उस टारगेट को हिट करेगा तो जो भी मेरी मतलब जो भी मैं चाहता हूँ, वो हो सकता है न्यूक्लियर स्ट्रक्चर पढ़ना चाहता हूँ, रेडियो एक्टिव आइसोटोप बनाना चाहता हूँ, न्यूक्लियस को डिसइंटीग्रेट करना चाहता हूँ, जो भी मेरा डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव होगा वो ये मुझे पूरा करके देगा। यही है वेन डायग्राफ जनरेटर का फंक्शनिंग और यूज। दिस इज हाउ वेन डायग्राफ जनरेटर वर्क्स। तो इसमें या तो कोई प्रिंसिपल आपसे पूछेगा तो 3 पॉइंट, कोई आपसे सिर्फ डायग्राम पूछेगा तो डायग्राम के साथ ये दिखाना पड़ेगा, या कोई आपसे पूछेगा एक्सप्लेन द वर्किंग, तो वो ये 2-3 क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं, आते भी हैं, क्योंकि जिसमें ना देखिए कितना इसका यूज है आज के मॉडर्न जमाने में, मतलब न्यूक्लियर रिएक्टर्स हम लोग कर रहे हैं, न्यूक्लियर एनर्जी पर कर रहे हैं, तो वहां पे इसका कितना यूज हो सकता है, वेन डायग्राफ जनरेटर का होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट वेन डायग्राफ जनरेटर। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर थियोरेटिकली कंप्लीट होता है, लेकिन जो मैंने अभी इसके पहले सिखाया था ना, एनर्जी इन अ कंडक्टर E इज इक्वल टू यू या ई व्हाटएवर, यू इज इक्वल टू हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी, हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ क्यू वी, 3 तरीके से बताया था। उस पर एक सम भी है, तो मैं चाहता था सम्स, तो मेरा तो आप जानते प्रिंसिपल है कि टॉपिक किया तो उससे रिलेटेड सम तुरंत कर देने का, जिससे हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए, है ना। तो मैंने इसलिए सम भी लिख दिया, तो मैं ये चीज रब कर देता हूँ।
तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हमने आज कंप्लीट कर रहे हैं। चलिए देखो, अब पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर मतलब विदाउट डाइलेक्ट्रिक हैज कैपेसिटेंस, आप इसको C नॉट बोल सकते हैं, 3 × 10⁹ फैरेड, है कि नहीं। अ स्लैब ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, अच्छा बाद में आप डाइलेक्ट्रिक डालते हैं K जिसका 3 है और थिकनेस T 3 सेंटीमीटर which is 3 × 10⁻² मीटर, कंप्लीटली फिल्स, पूरा भर दिया, हेलो पूरा भर दिया, कंप्लीटली फिल्स का मतलब समझते हैं, कंप्लीटली फिल्स मतलब आपका जो C होगा वो KC नॉट होगा, याद करिए मैंने आपको बताया था, कंप्लीटली फिल मतलब यू कैन यूज, दिमाग में तुरंत ये क्लिक होना चाहिए, पूरा भर दिया मैंने अगर डाइलेक्ट्रिक स्लैब से तो मैं ये यूज कर सकता हूँ रिलेशन, ठीक है। द पोटेंशियल डिफरेंस V दिया हुआ है आपको 400 वोल्ट। What is the change in the energy of the capacitor if the slab is removed? मतलब विद स्लैब एंड विदाउट स्लैब दोनों का एनर्जी निकालिए और दोनों का डिफरेंस बताइए। आपको क्या लगता है स्लैब में ज्यादा एनर्जी होगी कि बिना स्लैब के? स्लैब से। कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक का यूज ही वही है भाई, वो आपके चार्जेस बढ़ाता है, वो आपकी एनर्जी बढ़ाता है, देख लेते हैं। तो स्टार्टिंग में विदाउट स्लैब C0 है और आपका V ये है, तो आप एनर्जी स्टार्टिंग का एयर में, एयर बोलिए या 0 A नॉट विदाउट डाइलेक्ट्रिक, तो फॉर्मूला क्या, हाफ CV², हाफ इंटू 3 × 10⁻⁹ 400 × 400 स्क्वायर है इसलिए, तो ये 200 हुआ, 4 2 8, 8 3 24 इंटू 10⁻⁻5 जूल्स है ना, वो तो हो गया। अच्छा अब दूसरा C बाय आफ्टर स्लैब, आफ्टर इंसर्टिंग स्लैब इंसर्ट करने के बाद, भाई स्लैब इंसर्ट करने के बाद कितना होगा, C कितना होगा, KC नॉट मतलब मेरा K कितना है, 3 है, और मेरा C नॉट कितना है, C नॉट 3 × 10⁻³ सॉरी -9, तो मेरा E कितना होगा अभी, हाफ CV², हाफ 3 × 3 × 10⁻⁹ और V² तो वही रहेगा 400 × 400। अब देखिए क्या हो रहा है मालूम है, इसमें एक्स्ट्रा कितना आ रहा है, इसमें एक्स्ट्रा 3 आ रहा है ना, नहीं तो और सब तो सेम ही है, एक्स्ट्रा 3 आ रहा है मतलब 24 × 3 करना है, तो 24 × 3 होता है 72 × 10⁻⁵ जूल। सो व्हाट इज द चेंज इन द एनर्जी, डेल्टा E will be E minus E naught, 72 minus 24 into 10⁻⁵, and that's 48 into 10⁻⁵ joules. Simple. That is the change in the energy. तो हमने देखा था डाइलेक्ट्रिक से ज्यादा होता है, कितना ज्यादा, 48 टाइम्स ज्यादा होगा, that is the change, 48 टाइम्स नहीं, 48 into इतना ज्यादा होगा, not times, इतना ज्यादा। टाइम देखना है तो 3 टाइम्स, अगर टाइम देखना है तो 3 टाइम बढ़ा दिया, और अमाउंट में देखना है तो 48 × 10⁻⁵। एक आध और सम देख लेते हैं, ठीक है। सो अब हमारे पास लास्ट 2 सम है, मतलब मैंने सब सम्स किया, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, मैंने याद रखिएगा, मैंने आपको सब सम्स करके दिया हुआ है इधर। तो यहाँ देखिए 2 सम, लास्ट 2 सम, फाइंड द रेशियो ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस V1 अपॉन V2, ये पूछा है, ठीक है। क्या दिया है, दैट मस्ट बी, अच्छा ये दोनों अनसॉल्व है आपके टेक्स्ट बुक के चैप्टर के पीछे का, दैट मस्ट बी अप्लाइड अक्रॉस द पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर C1 एंड C2 इन द रेशियो C1 upon C2 is 1/2 क्रॉस मल्टीप्लाई, therefore C2 is equal to 2C1। एक पैरेलल कॉम्बिनेशन करना है दोनों का, एक सीरीज कॉम्बिनेशन करना है, तो पैरेलल तो बड़ा इजी है ना, C1 + C2 बड़ा इजी है, तो इसका क्या होगा, C1 और C2 को आप लिखेंगे 2C1, so this becomes 3C1। अच्छा जहां तक सीरीज की बात है, याद करिए सीरीज के बारे में मैंने क्या बोला था आपको, ये मैं ब्रैकेट में बना लेता हूँ याद रखने के लिए। सीरीज में मैंने आपको डायरेक्ट 2 कैपेसिटर का डायरेक्ट बताया, दोनों मल्टीप्लाई करो
C1 इंटू C2 और नीचे प्लस कर दो C1 प्लस C2, C1 इंटू C2 इज 2C1, C1 प्लस 2C1, तो आपका सीरीज कितना हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा आपका 2C1 स्क्वायर, नीचे हो जाएगा 3C1, ये कट गया, दैट इज 2/3C1, दिस इज योर सीरीज। ये पैरेलल कनेक्शन का इक्विवेलेंट है, ये सीरीज कनेक्शन का है। क्वेश्चन क्या है, जो जो बोला था वर्ड बोला मैंने सब ढूंढ लिया है। बोला फाइंड द रेशियो ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस, अगर एनर्जी दोनों केस में, पैरेलल में और सीरीज में, दोनों केस में एनर्जी सेम है, सपोज दोनों केस में एनर्जी सेम है। अभी अपने एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, अपने पास C और V है, तो एनर्जी का फॉर्मूला इसमें क्या है, UE का फॉर्मूला हाफ CV स्क्वायर, यस। तो अगर मैं पहले सपोज किसका रेशियो, पहले पैरेलल का रेशियो पहले ले लेते हैं, क्योंकि रेशियो अक्रॉस द पैरेलल लाइंस है, तो पैरेलल पहले लेते हैं। तो पैरेलल क्या हो जाएगा, हाफ CP इंटू V1 स्क्वायर, और सीरीज का क्या हो जाएगा, हाफ CS इंटू V2 स्क्वायर, है कि देखो बोला है फाइंड द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस दैट कैन बी अप्लाइड अक्रॉस द पैरेलल एंड सीरीज। तो पैरेलल एंड सीरीज दोनों का रेशियो चाहिए, पैरेलल एंड सीरीज का। तो यहां भी मैं लिख दूंगा पैरेलल, दिस इज सीरीज, ओके। तो यहां पे हम लोग लिख देते हैं पैरेलल एंड सीरीज। अब बोला है कि दोनों का एनर्जी सेम है भाई, इज द सेम, UP is equal to US, half CP VP square is equal half CS VS square, half of cut। भाई CP कितना है, CP है सर 3C1 इंटू VP स्क्वायर, CS कितना है 2/3C1 इंटू VS स्क्वायर, तो C1 कट गया, ठीक है। हमको चाहिए VP अपॉन VS, तो VP को है तो VP स्क्वायर अपॉन VS स्क्वायर इज इक्वल टू 3 नीचे ले और 2/9, स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, स्क्वायर रूट VP अपॉन VS इज इक्वल टू √2/3, √2 का वैल्यू 1.414/3, 0.34 are 12, 3 7s are 21, 3 1s are, that's the answer, this is your answer, ठीक है। नेक्स्ट एंड द लास्ट वन, a 6 microfarad capacitor is charged by a 300 volt battery, चार्ज कर दिया। if the capacitor is disconnected from the battery से हटा दिया and connected across an uncharged capacitor जिसमें चार्ज नहीं है, what is the energy loss। पहले की अगर बात करें, जब कैपेसिटर 6 माइक्रोफैरेड था और वोल्टेज अपना था 300 वोल्ट्स, तो उस समय एनर्जी कितनी थी भाई, एनर्जी देखो E1 लिखो U1 लिखो, सब एक ही बात है भाई, कंफ्यूजन नहीं। इसका हो जाएगा हाफ C1 V स्क्वायर, तो हाफ इंटू 6 इंटू 10⁻⁻6 माइक्रो इसलिए, और ये 300 इंटू 300, ये करना पड़ेगा, 2 3 3 3 3 18 इंटू 10⁻²² माइनस 2, 0.18 जूल्स। ये कब जब 6 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर को 300 वोल्ट बैटरी से चार्ज किया था, उस समय उसमें एनर्जी इतनी स्टोर हुई थी। आगे अब आपने क्या कर दिया, बैटरी निकाल दिया, अब वोल्टेज खत्म, अब वोल्टेज नहीं है। अब आपने क्या कर दिया, दूसरे ये जो ऑलरेडी एक कैपेसिटर था, आपने उसको दूसरे कैपेसिटर से ज्वाइन कर दिया। इसका कैपेसिटर का तो है 6 माइक्रोफैरेड, दूसरे वाले का है 3 माइक्रोफैरेड, मतलब C2 जो है वो 3 माइक्रोफैरेड, लेकिन ये अनचार्ज है, इसमें चार्ज है ही नहीं, चार्ज आपने इसमें जमा किया हुआ है चार्जिंग करके। तो बोला कि अभी इसका एनर्जी कितना है, पहले इसका एनर्जी निकालो, एनर्जी निकाल के फिर डिफरेंस, लॉस मतलब डिफरेंस निकालना पड़ेगा, तो पहले एनर्जी निकालना पड़ेगा इन दोनों का। अब ये दोनों कौन से कनेक्शन में, पैरेलल कनेक्शन में, सिंस C1 एंड C2 आर इन पैरेलल, क्योंकि अक्रॉस बोला है, अक्रॉस का मतलब होता है पैरेलल। Therefore, CP is equal to C1 plus C2, that is 6 plus 3 microfarad, that is 9 into 10⁻⁻6 farad। ये दोनों का इक्विवेलेंट है। एनर्जी सर हम लोग ये फॉर्मूला वापस अब नहीं यूज कर सकते। आई कांट से कि हाफ CP V स्क्वायर, आई कांट यूज वोल्टेज ना, क्यों, क्योंकि बैटरी है ही नहीं।
तो फिर क्या यूज करेंगे इधर, क्या यूज करेंगे? ओके वोल्टेज तो दे दिया, बैटरी तो निकाल दिया है, तो एनर्जी इसकी कैसे निकालेंगे? तो देखो आपने जब चार्जिंग किया था तो इसमें चार्ज तो है ना Q, इसका चार्ज Q1 तो निकालो भाई। Q का क्या फॉर्मूला है आपको पता है? C इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं कि भाई Q जो पहले से इसमें होगा, तो Q का फॉर्मूला हम लोग कैसे निकाल? C1 इज इक्वल टू Q by V, so Q is equal to C1 into V. I can use that over here, half Cp into C1 into V. I hope you understood. देखो आपने जब चार्जिंग किया तो उसमें से चार्ज तो जो स्टोर हुआ होगा ना, वो तो चार्ज है ही, तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं ना, हाफ, सॉरी ये उल्टा लिख दिया मैंने, वापस उल्टा लिख दिया है। इन टर्म्स ऑफ चार्ज का फॉर्मूला अलग है। देखो तीन फॉर्मूला वापस लिख देता हूँ, कंफ्यूजन ना हो। एक फॉर्मूला है हाफ Q स्क्वायर बाई C, दूसरा है हाफ CV स्क्वायर, और तीसरा हाफ QV। तो हमने यहाँ पे हाफ CV स्क्वायर यूज किया था, ये वाला यूज किया था। अब सेकेंड पार्ट में हमारे पास V नहीं है, तो हम ये और ये नहीं यूज कर सकते, हम ये यूज कर सकते हैं हाफ Q स्क्वायर बाई C। C नीचे, मैंने गलती से C वापस ऊपर लिख दिया था, ये पहले भी गलती की थी। हाफ Q स्क्वायर बाई CP, हम लोग ये वाला फॉर्मूला है, ठीक है। हाँ, अब जहाँ पे जब Q की बात है वो क्या हो जाएगा? Q के लिए हम लोग का फॉर्मूला होगा C1 इज इक्वल टू Q बाई V, सो Q इज इक्वल टू C1 इंटू V। तो हाफ ये आएगा C1V द होल स्क्वायर अपॉन CP, सो दिस विल बी हाफ। C1 कितना है? C1 है 6 इंटू 10⁻⁻⁶। V कितना है? V है 300 इंटू 300 द होल स्क्वायर अपॉन CP कितना है? 9 इंटू 10⁻⁻⁶। आई होप यू अंडरस्टूड। यहाँ पे Q, ये जो Q यहाँ पहले जो चार्ज स्टोर हुआ है ना, वही Q हमको यहाँ यूज करना है, वो यहाँ से मिलता है पहले वाले कंडीशन से। यहाँ सब्स्टिट्यूट किया, अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्व करेंगे तो देखो 6 6 36 आएगा, और ये 3 3 9 आएगा, और यहाँ हाफ भी है, तो 36 और 9 नीचे वाले 9 से कट जाएगा। यहाँ में से 27 है ना, अरे यार सॉरी, दिस इज 27। तो यहाँ पे 36 है, यहाँ पे 9 है, 9 कट जाएगा, 36 को 2 से करेंगे तो 18 आएगा, तो यहाँ पे आता है 0.18 जूल्स। मुझे वैसे आंसर याद था लेकिन थोड़ा उल्टा लिख दिया। तो यहाँ पे 0.27 जूल्स है, यहाँ पे 0.18 जूल्स है। तो व्हाट इज द हीट लॉस्ट, द एनर्जी लॉस? एनर्जी लॉस, मैंने हीट लॉस क्यों लिखा? क्योंकि वो जो एनर्जी लॉस होता है वो हीट में लॉस होता है। So this is U1 minus U2 which is equal to 0.27 minus 0.18. This is equal to 0.09 joules. This is the energy loss. I'll just explain once again, थोड़ा confusion अगर हुआ तो सुन लो। तो इसमें ऐसा है कि पहले कैपेसिटर और बैटरी है, उसकी मदद से हमने एनर्जी निकाली, ये वाला फॉर्मूला हाफ CV स्क्वायर वाला, ये वाले फॉर्मूला से हमने एनर्जी निकाली। फिर क्या कर दिया? बैटरी निकाल दिया, दूसरा कैपेसिटर पैरेलल में ज्वाइन किया, अक्रॉस वर्ड यूज किया, देखो अक्रॉस, तो मैंने उसका पैरेलल कॉम्बिनेशन निकाल लिया इसका। अब इसका एनर्जी निकालना है, एनर्जी निकालने के लिए हमारे पास C है लेकिन हमारे पास V नहीं है क्योंकि बैटरी नहीं है, तो हम ये सेकेंड और थर्ड वाला फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, हम तो सिर्फ फर्स्ट वाला यूज कर सकते हैं, हाफ Q स्क्वायर बाई C। तो Q कहाँ से मिलेगा? मैंने जो पहले केस में जो उसको चार्जिंग किया था ना, उस चार्जिंग से कितना चार्ज हुआ होगा वो फॉर्मूला यहाँ से निकाल सकते हैं। C1 इज इक्वल टू Q बाई V, सो Q इज इक्वल टू C1 इंटू V। तो ये C1 इंटू V Q की जगह सब्स्टिट्यूट करने का, वैल्यू डालने का, आपको इधर मिलेगा 0.18, ये 0.27, ये 0.18, सब्ट्रैक्ट करिएगा तो आपको मिलेगा एनर्जी लॉस। तो यहाँ पे हम लोग का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है। हर एक टॉपिक वाइज मैंने एक्सप्लेन किया है, कहीं भी आपको कोई डाउट हो तो आप वापस वीडियो देख सकते हैं, उस पर्टिकुलर टॉपिक की वीडियो दे सकते हैं, तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आज हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंप्लीट हुआ। हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जो नेक्स्ट लेक्चर है, जो नेक्स्ट चैप्टर है, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट, वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट वीडियो। सो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।